तो फिर कुछ सॉल्व करने के लिए था नहीं, तो किसी ने कुछ किया नहीं होगा, फिर इसका तो सॉल्व। ओके ठीक है, आज भेजता हूँ मैं। जितना नोट्स पढ़ा है उतना याद है? कुछ डाउट है किसी को उसमें? कुछ नहीं। कहाँ तक पढ़ा लिया था? अरिथमेटिक मीन हो गया था? अच्छा, स्टार्ट किया था। अरिथमेटिक मीन का मीनिंग समझ लिया था? ओके। जो बीच वाले टर्म्स होते हैं उनको ही मीन बोलते हैं, बस इतना ही था ना? हाँ, तो कोई एक क्वेश्चन करवाया था शायद, हाँ याद आया, डायरेक्ट ऐसे ही करवाया था, मैंने ही किया था सॉल्व। ओके, तो क्वेश्चन लिखो। इंसर्ट 30 मीन्स बिटवीन 30 मीन्स 30 अरिथमेटिक मीन्स मतलब एम्स। इंसर्ट 30 एम्स बिटवीन 1 and 51. Insert 30 means between 1 and 51. 30 बोला ना? हाँ, 30 AMs means वो AM वाला मीन्स है। Insert 30 AMs between 1 and 51. बोलो। नहीं बोला तो 30 है। हाँ ना, तुम वही कैलकुलेशन के साथ बताओ, ज्यादा नहीं, 2-3 डी एम बता दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड बता दो और डी बता दो। काम 50/30 बना रहा है, तुमको मन नहीं कर रहा? करो फिर सॉल्व। हाँ 3 थोड़ा 2 ही लिख लो। 2 एम्स स्टार्टिंग के लिख दो, बाकी तो डॉट 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 करके छोड़ देने का। तो डी निकालना इंपॉर्टेंट है। कॉमन डिफरेंस आया एपी का, क्या आया डी बेटा? फ्रैक्शन में रखो यार, इतना क्यों 1.71 लेके जा रहे हो? फ्रैक्शन में आया था ना कुछ, उतना ही काफी है, सिंप्लीफाई नहीं करना है। सो 1 A1 A2 A3 till A30 and then 51, ये corresponding AP होगी क्या? ये समझ में आता है? 1, then the second term of AP will be first AM. Let the capital A denotes the AM. So 1 A1 A2 A3 till A30 and the last term of that series will be 51. Correct? हाँ, then हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। सो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी विल बी 32, बिकॉज ये ए हो गया आपके पास 30, तो ये स्टार्टिंग का 1 नंबर और लास्ट का 51 वाला भी, तो टोटल 32 नंबर्स हुए एपी में। करेक्ट? देन द डी कितना आएगा? द लास्ट टर्म बी माइनस ए, दिस वैल्यू इज स्मॉल है, दिस वैल्यू इज स्मॉल बी, the last term minus first term divided by 32, right? ऐसे होता है ना? कुछ गड़बड़ किया? हाँ, n-1 होता है, मतलब that b will be a plus n plus 2 minus 1d. करेक्ट? ये समझ में आ रहा है? Where n is 30 ना? n is number of means, the number of terms in the AP will be n plus 2. So the last term will be a plus n minus 1d, but यहाँ पे n plus 2 minus 1d होगा। So simplify करेंगे, b का वैल्यू आपको given है 51, a is 1, so 51 minus 1 is equal to 31d. So d is just 50/31. Then what will be the value of a1? 1 plus d na? a1 is 1 plus d, so 1 plus 50/31, that is 81/31. किसका किसका करेक्ट आया था? हाथ ऊपर करें। ओके, नहीं आया था? क्यों? किधर गलती किया? 50/33 हो। The n is number of AMs. So n is 30. आपने n को लिया 32. So n is number of AMs, that is 30. Number of terms is n plus 1.
sorry n plus 2, the number of terms of AP will be am plus 2 ना, so ये 30 लेना था। हाँ, so A2 आ गया। A2 में क्या करना है, और एक D ऐड कर दो बस, तो ये ना हाँ A1 प्लस D ना, 81/31 प्लस 50/31। कुछ गड़बड़ किया? हाँ 131/31, बाकी और ऐड कर ही सकते हैं, जरूरत है ही नहीं। चलो आगे बढ़े। हाँ लिखो, एक P अरिथमेटिक मीन्स if P AMs are inserted between 5 and 41, if P AMs are inserted between 5 and 41 such that the ratio of A3 and AP minus 1, ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली, such that A3 divided by AP minus 1 is 2/5, then find the value of P। P निकालो। यहां पे आपको गिवन है द ए स्मॉल ए इज 5, स्मॉल बी इज 41। ये वाला पॉइंट तो आई थिंक सबको क्लियर है। देन डी का तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बट क्यों रट्टा मारने का, बहुत आसान है, समझ के करोगे तो अच्छा है ना। द लास्ट टर्म ऑफ दैट सीरीज, चाहो तो आप ना सीरीज लिख लो। अभी ये एम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया फॉर मेंस, बिकॉज एपी एम जीपी जीएम मेन यही 4 कॉन्सेप्ट बचे हैं, और एक और है छोटा सा मेथड ऑफ डिफरेंस। 5 ही चीजें हैं जेई मेंस में, एडवांस में ऑलमोस्ट डबल है। तो एम काम का ही है, तो चाहो तो पूरा एपी लिख सकते हो, ए कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, the last AM will be AP and then B। ऐसा ही सीरीज बनेगा क्या? सो स्मॉल ए का वैल्यू पता है ना बेटा कितना है, 5, फिर ये A1 A2 टिल AP एंड लास्ट वन इज 41, करेक्ट। देन D कितना आएगा, या डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो 41 इज इक्वल टू 5 प्लस ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, सॉरी ये नहीं, ये टोटल कितने हो गए अभी, P प्लस 2 ना, फर्स्ट और लास्ट वाला ऐड करके P प्लस 2 टर्म्स हो गए। सो P प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अगर आप ये भूल जाते हो, अबे हाँ, अगर मान लो आपको ये पूरा नहीं करना है तो डी का फॉर्मूला हमने लिखा है, डी माइनस ए बाय पी प्लस 1, यही आने वाला ना, नंबर ऑफ एम्स प्लस 1 डिवीजन में आता है। इसको भी सिंप्लीफाई कर रहे हो तो वही आ रहा है, 36 बाय पी प्लस 1। सो दैट डी विल बी 36 बाय, डायरेक्ट लिखो ना, 36 बाय पी प्लस 1। देन व्हाट विल बी द A1, इट विल बी स्मॉल ए प्लस डी। हाँ, पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए A2 इज स्मॉल ए प्लस 2D ना, सो A3 विल बी A प्लस 3D, राइट। हाँ, देख सकते हो सबने ऐसे ही किया, A3 इज A प्लस 3D एंड ऐसे ही चलते जाएंगे। सो कैपिटल AP, सॉरी AP माइनस 1 विल बी, ठीक है ना, 3 के साथ 3 है, 2 के साथ 2 है, 1 के साथ D का मल्टीपल 1 है, सिर्फ D के मल्टीपल चेंज हो रहे हैं, तो आप पैटर्न आइडेंटिफाई करोगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। सो AP माइनस 1 विल बी यस स्मॉल a प्लस P माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से हमें, लेकिन ओनली 2 AMs रिक्वायर्ड है, A3 एंड AP माइनस 1, बिकॉज गिवन है A3 बाय AP माइनस 1 कितना है, 2/5। तो आपको सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है, बाकी एम्स तो निकालने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो A3 विल बी स्मॉल है, दैट इज 5 प्लस 3 एंड D इज 36 बाय P प्लस 1 डिवाइडेड बाय AP माइनस 1 विल बी 5 प्लस
p minus 1 into 36 by p plus 1 and that value should be 2 by 5. इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन? यहां तक सब कुछ क्लियर है? तो बस अभी आंसर आ जाएगा. सिंप्लीफाई हो रहा है कुछ? p minus 1 कट कर दे. चलो ठीक है कर लो, ऐसे जरूरत नहीं थी बट चलो कर दिया. ओह सॉरी यार गलत किया है. -1 और प्ली वर्सन है, सॉरी. हाँ ठीक है, वो एलसीएम लेना पड़ेगा ना. तो 5 इंटू p प्लस 1 न्यूमरेटर में और 3 इंटू 36 108 द होल डिवाइडेड बाय p प्लस 1 एंड उसके डिवाइड में भी 5 इंटू p प्लस 1 प्लस 36p माइनस 36 divided by p plus 1 and that value is 2 by 5. तभी p plus 1 कैंसिल. सिंप्लीफाई हो रहा है कुछ? हाँ क्या आ रहा है न्यूमरेटर में? 5p plus 5 plus 108. डायरेक्ट लिखू क्या? 5p plus 5 plus 108 कितना होता है? 113 डिवाइडेड बाय, चलो 5p plus 5, चलो लिख लिया. 36p माइनस 36 दैट वैल्यू इज 2 by 5 ना. तो और सिंप्लीफाई हो रहा है. यहां पे ये 5p प्लस 113 36 प्लस 5 इज 41p माइनस 31 इज 2 by 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट कर दो. 25p प्लस 113 इंटू 5 565 इक्वल टू 82p माइनस 62. वो इधर उधर लेके जाएंगे ना तो कितना आ जाएगा? 57p इज इक्वल टू 627. डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा. ठीक है, किसका किसका करेक्ट आया था हाथ ऊपर करें. ओके जिन लोग का नहीं आया था अभी कुछ डाउट है? नोट करने का मन है? कर लिया? मैं कहां से था क्वेश्चन? हाँ यही से था. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखो फाइंड सम ऑफ n AMs between x and y. Find the sum of n AMs inserted between x and y. बस इतना ही है. x प्लस वाई ऐसा थोड़ा सा गलत है. अब सोचना कुछ कुछ ऐसा ही था, बस थोड़ा सा मिस्टेक किया. थोड़ा सा और सोचो, करेक्ट आ जाएगा. द फर्स्ट टर्म ऑफ दैट AP इज x, बट हमें सिर्फ अच्छा n तो नंबर ऑफ टर्म्स हो है ना, और नंबर ऑफ AM सारे करेक्ट है. सही है परफेक्ट है. n is number of AMs. तो इधर क्या A1 A2 फाइंड करने का रिक्वायरमेंट है? नहीं. क्या D फाइंड करने का रिक्वायरमेंट है? नहीं. तो D तो कैलकुलेट ही नहीं करना है इधर. आपको जस्ट सम चाहिए तो, और AP के सम का तो फॉर्मूला पता है ना आपको. नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. और एक कहानी पता है आपको, द फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म. तो पेयर वाइज एडिशन तो सेम ही आने वाला है. तो यहां पे जो AP बनेगी वो आ जाएगी x
फिर A1, A2, A3 टिल AN एंड लास्ट में Y ना। अगर ये कंप्लीट चीज AP है तो ये पार्ट भी तो AP था ना, ये AP ऑफ AMs बोल सकते हो आप, राइट? AP ऑफ AMs, ये समझ में आता है? तो अब ये जो जिसका सम निकालना है, सम किसका चाहिए? A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल AN, और ये भी तो AP है ना, तो इसका तो सम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें? n/2। फर्स्ट टर्म इसका कितना है? फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज A1, ना बेटा, इस सीरीज का सम चाहिए ना, द रिक्वायरमेंट तो इसका है, तो इसका तो फर्स्ट टर्म कितना है? A1, एंड लास्ट टर्म इसका कितना है? AN। तो ये सम ऑफ AMs लिखा हुआ है, सम ऑफ AMs तो ऐसे आएगा ना। हाँ, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, n तो गिवन चीज है, नंबर ऑफ AMs, बट A1 and AN are the second last term of this AP, X, A1, A2, A3 till Y तक वाली का। इसका फर्स्ट और लास्ट टर्म है, तो यहां से एक इंफॉर्मेशन है आपको, A1 मतलब ये जो X और Y का सम है, फर्स्ट और लास्ट टर्म, इज इक्वल टू A1 प्लस AN इक्वल टू A2 प्लस AN माइनस 1। ये याद आ रहा है, हमने हाईलाइट या कुछ प्रॉपर्टीज करके लिखा था AP का, याद आ रहा है ना? AP में ये प्रॉपर्टीज हमने नोट्स में लिखी है। तो यहाँ पे A1 प्लस AN का वैल्यू कितना आएगा? x प्लस वाई, तो डायरेक्टली इधर पुट कर देंगे n/2 इंटू एक्स प्लस वाई, आंसर आ गया। कर सकते हैं, पर रिक्वायरमेंट क्या है? जब डायरेक्ट हो रहा है तो अच्छा है ना, डी क्यों लेने का, मेहनत क्यों करें? ठीक है, समझ में आया? कुछ डाउट है? लिख लिया? ऐसे सॉल्व किया था और डी लगाया था, तो ये क्या था? हाँ हाँ, वही तो क्या अपन बेटा, तो आ गया था ना, मतलब तुम्हारा तो बोलो ना, आ गया था सर। तो अगला क्वेश्चन लिखोगे? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लॉग ऑफ 2⁻x माइनस 5, क्वेश्चन है, लिखना है, इफ लॉग ऑफ 2⁻x माइनस 5 विथ बेस 3 इज एन AM ऑफ log 2/3 and log of 2⁻x minus 7/2 with base 3। ओके, तो अभी यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसा है कि ये वाला जो चीज है वो AM है और ये AP के टर्म से अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म है, तो ये कुछ ऐसा हो गया कि log 2/3 log of 2⁻x minus 5 base 3 and log of 2⁻x minus 7/2 base 3 will be in AP। ये स्टेटमेंट सबको समझ में आता है? देन यहां पे अगर ऐसा 3 टर्म्स आ गए ना, तो आप AM वगैरह वो सब की कहानी में जाओ ही मत, आप डायरेक्टली AP का कंडीशन लगाओ। AP का कंडीशन क्या होता है? इफ A, B, C are in AP then B is equal to A plus C by 2, the central term equal to sum of first और last by 2 ना, तो डायरेक्टली बस वही अप्लाई करेंगे। सो log of 2⁻x minus 5 base 3 is equal to log 2 base 3 plus log of 2⁻x minus 7/2 with base 3 divided by 2।
अब इसके बाद थोड़ा बहुत लॉग का प्रॉपर्टीज आना चाहिए था, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जो लोग बातचीत कर रहे हैं ऊपर देख सकते हैं, मैं भी समझ जाएगा उनको। ये 2 आ गया इधर, और फिर ये 2 लॉग अगर एडिशन में है तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। बहुत सारे लोगों ने अंदर में एडिशन किया, तो यहां पे आ जाएगा लॉग विथ बेस 3 और ये 2 इंटू 2⁻x माइनस 7/2। बस अभी लेकिन इधर वाले लॉग को सिंप्लीफाई करने के लिए ये 2 डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता, इससे भी लोगों ने ऐसा किया, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे 2 पावर में जाएगा। याद आ रहा है लॉग? लॉग पढ़ा तुमने? तो लॉग ऑफ 2⁻x माइनस 5 द होल स्क्वायर विथ बेस 3, और यहां पे log 3 2 इंटू 2⁻x माइनस 7 हो गया। अब ये बेसिक में 6/7 की गलती, ये 2 इंटू 2⁻x को 4⁻x लिख देते हैं, वो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे दोनों का पावर सेम चाहिए था, तब जाके वो 4⁻x बनेगा। दोनों का पावर x होता था, वो 2 इंटू 2⁻x। अगर आपका मन कर रहा है मल्टीप्लाई करने का तो 2 का पावर एक्सप्रेशन लिख सकते हो, बट उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इधर भी इक्वेशन में 2⁻x ही आने वाला है, तो 2⁻x को आप t ले लो। ऐसे क्वेश्चन हमने किए भी थे, अलग से एक पूरा क्लास लिया था ना सब्स्टिट्यूशन वाला, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए, ये वही है। यहां पे ये कंपेयर करेंगे 2⁻x माइनस 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2⁻x माइनस 7, और यहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे 2⁻x को y, तो इट विल बी y माइनस 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 7। अब सॉल्व करना बड़ा आसान है, जैसे स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इज इक्वल टू 2y माइनस 7। और फिर इक्वेशन को और सिंप्लीफाई किया तो क्या आ रहा है, y स्क्वायर माइनस ये 2y उधर जाएगा ना, तो 12y और प्लस 32, मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है, यस 8y माइनस 4y प्लस 32 इक्वल टू 0। द फैक्टर्स आर y माइनस डैश एंड y माइनस 4 0, राइट? So the values of y are 8 and or 4. So y is 2⁻x will be 8 और 2⁻x will be 4 ना। यहां से x का वैल्यू कितना आएगा 3, और पॉसिबल x इधर के कैलकुलेशन से 2 भी था, बट जब भी लॉग का क्वेश्चन आएगा आपको चेक करना पड़ेगा ये जो भी आंसर आया उसकी वजह से इन टर्म्स में कहीं कुछ नेगेटिव क्रिएट तो नहीं हो रहा है, चेक करना पड़ेगा ना। तो 3 पे चेक करेंगे, सो 2⁻3 कितना 8 माइनस 5 पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे भी 2⁻3 8 माइनस 7/2 पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाला x का वैल्यू 2, तो 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1 लॉग के अंदर में नेगेटिव आया, सो लॉग के अंदर नेगेटिव तो रिजेक्ट करना पड़ेगा ना, हम तो कर दिया, बोल रहा है उसको, तो आंसर इज ओनली 3। कुछ समझा? हाँ, जिसका नहीं आया था नोट कर सकते हो, अभी डाउट है तो फिर से पूछ सकते हो। कुछ डाउट है तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं जीपी। मतलब ऐसे क्वेश्चंस तो इनफाइनाइट है, क्वाड्रेटिक के रूट्स के साथ में भी एपी के क्वेश्चंस आएंगे। करो क्या एक आध वैसा क्वेश्चन, चलो लिख लो। थ्योरी ऑफ इक्वेशन कंप्लीट हो गया ना तुम्हारा, मैंने नहीं पढ़ाया ना, हाँ पर पूरा हो गया ना थ्योरी ऑफ इक्वेशन टॉपिक। वेरी गुड, तो लिखो, ठीक है मैं क्वेश्चन लिख देता हूं इधर। ये 2 अगर मैं वहां पे पुट कर रहा हूं बेटा, तो अपने पास क्वेश्चन में गिवन था ना 2⁻x माइनस 5, यहां पे अगर मैं इस x का वैल्यू 2 पुट करता हूं इधर में, ओके, तो क्या आएगा लॉग के अंदर में 2 स्क्वायर माइनस 5, 2 स्क्वायर तो 4 हुआ ना,
यस, लॉग का इनपुट नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग एपी, if the first 3 terms of an increasing AP are the roots of the equation, the first 3 terms of an increasing AP are the roots of the equation 4x cube minus 24x square plus 23 into x plus 18 equal to 0, plus 18 equal to 0, then find SN. SN मतलब sum of n terms of the AP। और किसका किसका आ गया, सेम आया ना? ओके, 1 2 3 4 लोग का आ गया, बहुत है। चलो कर लेते हैं। हम लोग का आया किसी का? हाँ भाई, आधा कितना, माइनस हाफ को आधे ही बोलते हैं। मुझे डी का भी वैल्यू नहीं, मैं समझूंगा। हाँ अच्छा ठीक है, मतलब आ ही गया वो, ठीक है। नहीं 3 टर्म की बातें है ना? हाँ भाई, तो बाकी चीजें यूज कर लेते, कोई सा भी इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसके 3 रूट्स बोला है, तो अगर एपी है तो एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स लेट्स A1, A2 और A3 है, ऐसे ही ना? तो ये 3 रूट्स होंगे इस क्यूबिक के। लेकिन एपी के 3 टर्म्स अगर सपोज करना है तो किस फॉर्म में सपोज करें तो आसान रहेगा कैलकुलेशन? a minus d a and a plus d ना? सो लेट 3 रूट्स a minus d, a and a plus d, ऐसा सपोज कर सकते हैं। देन सम ऑफ रूट्स कितना होता है? वह अल्फा बीटा गामा याद होगा ना? यहाँ पे ये वैल्यू आई अल्फा की, ये बीटा और ये गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाय ना? तो इधर वो 6 है क्या? बट इधर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इज ए माइनस डी, ये अल्फा है, दूसरा वाले को मैं बीटा बोल रहा हूं। इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा, तीनों का सम कितना आएगा? 3a इज 6 है? हाँ सही है। तो a इज इक्वल टू 2। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, कोई और एक इंफॉर्मेशन चाहिए ना? कोई भी एक और इक्वेशन मिल जाएगी तो d का वैल्यू मिल जाएगा। सो ये जो 18 होता है, ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ना? तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है? माइनस डी बाय ना? ऐसे होता है। तो कितना आएगा इधर? माइनस 18/4। इधर माइनस आता है, फिर प्लस, फिर माइनस का मल्टीप्लीकेशन ना? इतना क्वाड्रेटिक याद है? याद आ रहा है? सो अल्फा बीटा गामा इज माइनस 18/4। कितना होता है ये? -9/2। परफेक्ट। बट अल्फा इज, अल्फा का वैल्यू कितना है? बोलो बेटा, अल्फा का वैल्यू कितना है? बीटा का वैल्यू तुम बताओ। हाँ, सी बाय ए। पढ़ने में भी इतना टाइम लग रहा, थोड़ा ध्यान दे। द गामा इज ए, सेकंड लास्ट बेंच। इधर देखने का है, कुछ दिक्कत है? चुप बैठ जाओ 2 मिनट। हाँ, a माइनस डी इंटू ए इंटू ए प्लस डी विल बी -9/2। बट ए का वैल्यू तो पता है ना आपको? ए कितना है? 2। तो यहां पे पुट कर दो, 2 माइनस डी इंटू 2 प्लस डी इज -9/2। तो ये 2 इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज -9/2। और अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 माइनस 2 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू -9/2। कोई कंफ्यूजन? हाँ, उसके बाद क्या कर सकते हैं? वो 2 का उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 माइनस 4d स्क्वायर इज -9।
So 16 plus 9 is 4d square. So it is 25 equal to 4d square. So d square is 25 by 4. The possible values of d are plus minus 5 by 2. हाँ, उन्होंने बोल के रखा है वो इंक्रीजिंग है. सो इंक्रीजिंग के लिए क्या आ जाएगा? ओनली d इक्वल टू 5 बाय, करेक्ट? तो लेकिन अभी ये मैंने a और d निकाला. द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज नॉट a. फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितना है? a माइनस डी. हमने जो एपी सपोज किया था उसमें a माइनस डी वॉज द फर्स्ट टर्म, राइट? तो a माइनस डी अगर फर्स्ट टर्म है तो यहां पे लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a माइनस डी, दैट इज 2 माइनस 5 बाय 2. सो इट विल बी माइनस हाफ. कोई कंफ्यूजन नहीं? तो क्या बन गई एपी बताओ? माइनस हाफ, देन अगला टर्म इज 2, देन और एक 5 बाय 2 ऐड करेंगे, तब कितना? 7 बाय 2, 7 बाय 2 एंड सो ऑन. ये ऐसे ही चलता जाएगा ना. बट हमें एपी नहीं निकालना था, हमें तो सम भी चाहिए था. तो एसएन इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और डी इज 5 बाय 2. सिंप्लीफाई कर लेना, काम हो गया. आंसर सेम आया, बढ़िया है. कहीं से भी करो, ए और डी फाइंड किया ना, ठीक. क्या किया वैसे अलग मेथड में? ट्रायल एंड एरर से रूट्स निकाल लिए. यहाँ पे इंटीजर थे तो अच्छी बात है, बट आपको ये भी क्लिक होना चाहिए कि अगर एपी के 3 टर्म्स की बातें हो रही है तो भाई a माइनस डी, ए और a प्लस डी ले लें. ठीक है, अगली बार से लेकर आएगा ना ऐसा भी. चलो अब अगला हेडिंग डालो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. हाँ लिख लो. फिर जीपी पे जाएंगे. जीपी से जीएम. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी क्या होती है? हाँ, कॉमन रेशियो सेम होता है ना. चलो कुछ वर्ड्स में लिखने का जरूरत तो नहीं है ना. डेफिनेशन में थोड़ा बहुत कुछ लिख लो जीपी की, कि खुद से लिख लोगे? यार हाँ. इन अ सीक्वेंस इफ ईच टर्म ऑफ अ सीरीज और सीक्वेंस, इफ ईच टर्म ऑफ सीरीज और सीक्वेंस, कुछ भी बोल दो. सीरीज और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है वो तो हमने पहले देख चुके हैं. वो वर्ड्स वैसे भी कुछ काम के नहीं है, अपने को कैलकुलेशन ही करना है. सो इफ ईच टर्म ऑफ सीक्वेंस has the same ratio with its next term, if each term of the series has the same ratio या same constant ratio भी बोल सकते हैं, with its next term, then the series is called GP, geometric progression. And that common ratio, that constant ratio is called common ratio of GP. And that constant ratio, ये भाई लिखना है ना, and that constant ratio is called the common ratio of GP. थोड़ा बहुत याद भी रहेगा 10th का. किसने 9 में 10th में जीपी पढ़ा था? ओके, सब नहीं पढ़ा था, मतलब सारे बोर्ड्स में था. बहुत ही बढ़िया. सो इधर पढ़ा रहे यार इसको. हाँ लिखो, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज ए एंड द कॉमन रेशियो इज आर, देन जीपी विल बी, इफ फर्स्ट टर्म इज ए, इफ फर्स्ट term is A and the common ratio is R. स्मॉल लेटर्स में लिखना. if first term is A, स्मॉल है, मतलब यूजुअली हम लोग स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं यहाँ पे. the first term is A
एंड कॉमन रेशियो इज आर, वो भी स्मॉल लेटर्स में यूज करते हैं. देन द जीपी विल बी, तो पहला टर्म ए है, राइट. अगला टर्म ए आर, पहले ए आर ना, फिर एक और आर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी ए आर स्क्वायर, फिर ए आर रेस टू 3 एंड सो ऑन. सो यहां पे फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए, सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज ए इंटू आर, द थर्ड टर्म इज ए इंटू आर स्क्वायर. तो ऐसे ही चलते जाएंगे तो ए एन क्या आएगा, ए इंटू आर रेस टू एन या एन माइनस वन. हाँ दिख रहा है ना, ये फर्स्ट के साथ में आर आ ही नहीं रहा है, सेकंड वाले में आर का पावर 1 लिखा है, थर्ड वाले में आर का पावर 2 है. तो जो टर्म का नंबर है उससे 1 लेस है आर का पावर. तो अगर मैंने यहां पर T4 लिखा होता तो इट विल बी ए आर क्यूब, 4 से 1 कम. सो द nth टर्म विल बी ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन. हाँ तो ऐसे लिख सकते हो जीपी का ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, अलग से भी लिख लेना. nth टर्म, देन nth टर्म विल बी ये वाला चीज, देन nth टर्म विल बी ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन. ये समझ में आया कैसे लॉजिक लगाया. हाँ जस्ट ए तो सब में कॉमन था, सो ए तो मल्टीपल में आएगा. द पावर आर जो रहेगा इधर 2 है तो पावर 1, 3 देन 2, तो 1 लेस है, सो फोर्थ में पावर 3, तो फिफ्थ में पावर 4 आएगा, सिक्स्थ में 1 कम, सिक्स्थ में पावर 5 रहेगा, सो nth में n माइनस 1. करेक्ट, समझ में आता है. ओके, जनरल टर्म हो गया. और एक थोड़ी सी थ्योरी है इसकी कि थ्योरी खत्म. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, 10 मिनट बाद तो जीपी का थ्योरी खत्म ही हो जाता है. फिर बस क्वेश्चंस. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी याद है क्या? नहीं वो दोनों सेम ही है, ग्रेटर देन लेस देन वो सब प्लस माइनस का रखना है, तो सेम ही है. माइनस का मल्टीप्लाई डिवाइड करो. सो Sn is equal to sum of n terms. Let Sn denotes the sum of n terms of GP. Then Sn means a plus, ऐसा ना, a plus ar plus ar square plus ar cube and so on till a into r raised to n minus 1. तो इसका फॉर्मूला डिराइव करोगे या प्रूफ करोगे? ना डिराइव मतलब मैं लिख के नहीं दूंगा आंसर, प्रूफ मतलब मैं बता दूंगा यही आएगा, आप निकालो. प्रूफ करेंगे तो ठीक है. तो ये जो सम आता है ये Sn का वैल्यू आने वाला है आपके पास a इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन बाय 1 माइनस आर. इसमें r लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है अभी तक. अगर आपने r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लिखा तो न्यूमरेटर नेगेटिव आएगा, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव आएगा, वो तो पॉजिटिव हो ही जाना है. या मैं इसमें दोनों जगह पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, सो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, सो टर्म शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो r रेस टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1. तो अभी जो बोल रहे थे r ग्रेटर देन 1 के लिए ऐसा, लेस देन 1 के लिए ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम है. हाँ वो आगे पीछे लिख दिया बिकॉज दोनों माइनस है, तो दोनों सेम ही है ना. आपने यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई किया, या ऐसा बोलूं मैंने इधर से माइनस कॉमन निकाला, नीचे से भी कॉमन निकाला, तो माइनस माइनस तो कटने वाला है. ठीक है, दोनों सेम ही है. तब प्रूफ करो ये फॉर्मूला. आ गया है, लिखना भी है. लिख लिया, लिख लिया, बड़े फास्ट है यार, खुद से लिख लिया था. सही है, प्रूफ करो. 10th में किया होगा, नहीं था. ओके, फिर तो अभी सोचना पड़ेगा. नहीं, अब यहां पे ना कॉमन चीज है, ये पावर वाली चीजों को ऐड करने के लिए क्या करते हैं. हो गया. ओके, पावर वाली मतलब एक्सपोनेंट्स वाली चीजों को ऐड करने के लिए सेम पावर चाहिए ना. क्या आप x² प्लस x को डायरेक्टली कुछ सिंप्लीफाई करके लिख पाओगे? नहीं ना,
पावर सेम चाहिए ना। अगर आपको एक्स स्क्वायर वाले टर्म को ऐड करना है तो उसके साथ में जो टर्म आएगा उसका पावर में एक्स के पावर में 2 ही रिक्वायर्ड होगा ना। क्या आप ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ लिख दोगे क्या, एक्स रेज़ टू 3 + 2? ऐसा तो कुछ नहीं करोगे ना। तो एक्सपोनेंट वाली चीजों को ऐड करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सेम पावर। बस वही छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बट यहाँ पे वो तो पावर तो अलग अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एसएन में एक और आर का मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब एक एसएन आपको पता है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, द लास्ट टर्म विल बी ए आर रेज़ टू n-1। तो अब इसमें ना एक आर का मल्टीप्लाई कर दो कंप्लीट इक्वेशन में, आर दैट इज कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू आर आ जाएगा फर्स्ट टर्म। तो इसको a इंटू आर को मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे वो सेम पावर के नीचे। देन सेकंड टर्म कितना आएगा, ए आर स्क्वायर। ये इससे जस्ट पहले वाला टर्म था ए आर रेज़ टू n-2, राइट। इसमें भी तो आर का मल्टीप्लाई होगा, ए आर रेज़ टू n-1, प्लस इसमें भी तो आर का मल्टीप्लाई होगा, ए आर रेज़ टू n, करेक्ट। अब इनको अगर मैं माइनस कर दूं तो ये जो बीच वाले टर्म्स है सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, ए आर गया, ए आर स्क्वायर भी गया, ऐसे बीच के सारे लोग, एक ज्यादा कट कर दिया, हाँ ये भी कट हो जाएगा, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, तो बचेगा कितना, ए, बीच में कुछ बचा नहीं, द लास्ट टर्म ए आर रेज़ टू n, बट लेफ्ट में तो ये एस एन माइनस आर इंटू एस एन है, तो इन दोनों में से एस एन कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस आर इंटू एस एन, इन दोनों में से एक कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस आर रेज़ टू n, और 1 माइनस आर को डिवाइड कर दो, हो गया काम। बहुत ही आसान था, समझा क्या, हाँ नोट कर लो। ये टेक्निक और भी जगह पे काम आती है, आपको सेम पावर वाली चीजों को माइनस करना है, बस ये छोटा सा चीज। एस इन्फिनिटी भी पढ़ा था, ओके। एस इन्फिनिटी 2 मिनट में पढ़ लेते हैं, वो तो और आसान है। चलो ठीक है, 2-3 मिनट का देंगे, पहले एक छोटा सा फॉर्मूला इसी से आ रहा है वो बता देता हूं, हमें फिर वापस से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक छोटा सा चीज है, अगर 1 से स्मॉलर नंबर का पावर मैं इंक्रीज करते जाऊंगा तो वैल्यूज इंक्रीज होते जाएगी या डिक्रीज होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी ना। हाँ 0.5 स्क्वायर, 0.5 क्यूब, 0.5 रेज़ टू 4 और स्मॉलर होते जाएगा। एंड उल्टा, अगर 1 से ग्रेटर नंबर का पावर मैंने इंक्रीज किया तो वैल्यू इंक्रीज होते जाएगी। तो अब यहां पे कॉन्सेप्ट है आपके पास एस इन्फिनिटी वाला, दैट इज वो इनफाइनाइट सीरीज का सम, वो एपी में पॉसिबल नहीं था। एपी में आप बहुत स्मॉलर नंबर को भी ऐड करते जाओगे इनफाइनाइट टाइम्स, तो एंड में तो इन्फिनिटी हो जाएगा, बट जीपी में है। क्यों ऐसा, अगर जीपी में आपने आर का वैल्यू 1 से स्मॉलर ले लिया, जैसे 1/2 लिया, तो 1/2 प्लस और एक 1/2 का स्क्वायर, फिर 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन ना। मतलब फर्स्ट टर्म मान लो वो 1/2 था, कॉमन रेशियो भी 1/2 था, तो ये आया 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन ना, और स्मॉलर होते जा रहा है। ये एंड में जाके 1/2 रेज़ टू, हाँ इतना बड़ा भी आएगा, आएगा ना। फिर ये बहुत छोटा हो जाएगा ना, 0.0000, बहुत छोटा होगा। फिर और आगे जाएंगे तो और स्मॉलर होती जाएगी ना वैल्यू। तो ये इंफिनिटी तक इसका सम हम लोग निकाल सकते हैं, बस ये सपोज करके कि जो इंफिनिटी पे आएगा, दैट इज ये 1/2 रेज़ टू इंफिनिटी। तो ये 1/2 रेज़ टू इंफिनिटी कितना, 0। 1/∞ कितना होता है, तो 2 रेज़ टू इंफिनिटी होगा, तो 1/∞ 0 ना। तो अगर मैं इनफाइनाइट सीरीज की बातें करूं ऐसे इंफिनिटी तक, तो यहां पे एक कंडीशन हमने लेके रखी है, आर का वैल्यू लेस देन 1 है। सो इफ आर या नेगेटिव वाला होता तब भी चलेगा, तो मैं मॉड आर लिखता हूं, -½ का पावर इंफिनिटी भी 0 ही होने वाला है, राइट। तो अगर मैंने मॉड आर का वैल्यू लेस देन 1 लिया
देन ये बताओ इस R का पावर इंफिनिटी कितना होगा? हाँ 1 होगा, A होगा, किसको किसको लगता है 0 होगा? अबे लगना चाहिए, अभी वही बताया। अबे सबको लगना चाहिए था। हाँ बताया, बताने के बाद हाथ ऊपर कर रहे हो। अबे यार चलो R का वैल्यू 1/2 ले लिया, तब बताओ 1/2 का पावर इंफिनिटी कितना है? अच्छा अभी बताओ ये R का वैल्यू मैंने 1/3 लिया, तो किसको किसको लगता है कि R का पावर इंफिनिटी 0 आएगा? धीरे धीरे एक दूसरे को देख के हाथ ऊपर कर रहे हो। If R is 1/3 then R raised to infinity will be 0। हाँ हाथ नीचे कर लो, किसको किसको? अबे if a number is smaller lies between -1 to 1 then infinity पे वो कितना आएगा? 0। if R lies between -1 to 1 means mod R is less than 1 then R raised to infinity will be 0। कहां से आ रहा है कुछ? टी-शर्ट टच हो रहा है? नहीं हो रहा है यार, देख कितना हाथ लेके गया मैं। हाँ इधर होता होगा, बहुत मेहनत लग रही है। ले लो ये स्टेटमेंट भी लिख लो। If a number lies between -1 to 1, if a number lies between -1 to 1, if a number lies between -1 to 1 ओपन इंटरवल, ऐसा अपन ने पढ़ा था ना वो इनइक्वालिटीज में। इफ अ नंबर लाइज बिटवीन -1 to 1 ओपन इंटरवल देन that number raised to infinity will be 0। then that number raised to infinity will be 0। ठीक है, अब उसके नीचे लिखो। अब दूसरा वाला टर्म लिखवाने की जरूरत है? इफ a number is greater than 1 then raised to infinity will be infinity। नहीं ना, वो तो कॉमन सेंस से समझ जाएगा ना, ये 0 है, दूसरा वाला इंफिनिटी है। हाँ तो नीचे लिखो इफ कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी if common ratio of a GP lies between -1 to 1 then sum of infinite terms of that series, if the common ratio of a GP lies between -1 to 1 then sum मतलब वो एडिशन वाला सम, then sum of infinite terms of that GP is denoted by S infinity। ऐसे जैसे एस एन लिखते हैं ना, तो वहां पे एस इंफिनिटी लिख देना है, एंड इट विल बी इक्वल टू, बताओ हाँ और अच्छे से सोचो, मैं साइड में सोचने के लिए तुमको लिख देता हूं। अभी हमने पढ़ा एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर रेस्ट टू एन बाय 1 माइनस आर। सो एस इंफिनिटी विल बी ए इंटू 1 माइनस आर की पावर इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। सिर्फ ए होगा या कुछ और आएगा? ए बाय 1 माइनस आर, बिकॉज आर रेस्ट टू इंफिनिटी इज 0 ना, ये वाला आर तो बचेगा ना। मान लो आर का वैल्यू तुमने 1/3 रखा, तो नीचे में रहेगा ना, सिर्फ ये वाला टर्म 0 आएगा। सो एस इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या? ए बाय 1 माइनस आर। अब यहां पे वो फिक्स है 1 माइनस आर ही आने वाला पीछे डिवाइड में,
ठीक है, a बाय 1 माइनस आर, याद रहेगा। सो इनफाइनाइट जीपी का सम विल बी a बाय 1 माइनस आर, where r that mod r is less than 1, ये बड़ी काम की कंडीशन है। if r is not lies between -1 to 1, देन यहां पे पुट करने पे वो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इन्फिनिटी का सम तो क्या है, ये इन्फिनिटी है, लास्ट टर्म ही इन्फिनिटी बन जाएगा ना, सम छोड़ो। ठीक है, लिख सकते हो ये सेकंड फॉर्मूला, एस इन्फिनिटी इज a बाय 1 माइनस आर। अभी थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर वो लेवल मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो पढ़ा उसमें कुछ डाउट? चलो तो लिखो एक क्वेश्चन। इफ सेकंड टर्म ऑफ जीपी इज 5, इफ सेकंड टर्म ऑफ जीपी इज 5, सिक्स्थ टर्म इज कुछ ले लो 15, if second term of GP is 5, sixth term of GP is 15, find the 10th term of that GP। कुछ भी आएगा फ्रैक्शन वगैरह में, मैंने नंबर बड़े अजीब से दिए हैं तो सब चलेगा। हाँ बहुत अजीब दिए हैं। ना ना नंबर चेंज नहीं करेंगे हम। आ गया कितना 45, ओके। ये ऐसा जो साइन होता है ना बेटा, उसको फाइंड करना रहता है। तो पूछ रहा है क्या ढूंढना है, वही T10 ढूंढना है। तुम लोग बोलते तो हो लेकिन सिर्फ फालतू की बातों में। अभी देखा मैंने कितना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे थे, और जब पढ़ाई की बातें होती है एकदम चुप, कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ कौन बोल रहा था इंट्रोवर्ट है, तो कुछ इंट्रोवर्ट नहीं है भाई, तुम ही थे ना उस दिन। नहीं अरे तुम्हारे पीछे वाला यार यश, अभी देखा मैंने, अभी कितनी बातें कर रहे थे। नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, अरे मेरे से कर रहे थे। हाँ तो टीचर तो आंसर बताओ। 45 सही आया, आया 45। मतलब पता नहीं सही आया होगा, देख लेते क्या है। मुझे आंसर वैसे पता नहीं, सब लोग का 45 भी आ रहा है ना, तो सब लोग करेक्ट ही होंगे। इतने सारे लोग, इतने यंग माइंड, देश का फ्यूचर गलत कैसे होगा। चलो तो अगेन जैसे एपी के लिए टू थिंग्स रिक्वायर्ड थी, कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म। जीपी के लिए क्या रिक्वायर्ड है, कॉमन रेशियो एंड फर्स्ट टर्म। सो यहां पे तो दोनों मिसिंग है अभी। सो लेट फर्स्ट टर्म इज, फर्स्ट टर्म को क्या ले सकते हैं ए, और कॉमन रेशियो को ले लिया, ठीक है। देन सेकंड टर्म क्या होगा, T2 विल बी A इंटू आर, एंड इसका वैल्यू गिवन है कितना है 5, तो आपको T2 A इंटू आर आ गया 5। दूसरा वाला चीज T6 इज AR रेस टू कितना 5, 1 लेस आएगा ना पावर में, तो AR रेस टू 5, दैट वैल्यू शुड बी 15। तो ये दोनों का यूज करके R और A फाइंड करना है। यार A तो मल्टीप्लाई में है, डायरेक्टली दिख रहा है, दोनों को डिवाइड कर दे, तो ये T6 बाय T2 विल बी R बदल में आ जाएगा AR रेस टू 5 डिवाइडेड बाय AR, बट इन नंबर इट विल बी 15 बाय 5। तो इधर से A और A कैंसिल, R रेस टू 4 एंड दैट वैल्यू इज 3। तो ये तो R का वैल्यू आ गया, R रेस टू 4 इज 3, ठीक है। अगर R निकालना है तो यहां से लिख सकते हैं, वैसे बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, बट R इज 3 रेस टू 1/4, बट R को सेपरेट तरीके से फाइंड करने का रिक्वायरमेंट है भी नहीं। द रीजन आपको निकालना है T10 एंड T10 इज AR रेस टू 9। अब A निकाल सकते हो आप,
ये आर का वैल्यू कहीं में भी सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, बट उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज आपको a इंटू आर का पावर 8 अगर ऐसा लिख दोगे तो डायरेक्टली वैल्यूज पता है, a इंटू आर डायरेक्टली पता है 5, यस आर, और r⁸ को मैं r⁴ में लिख देता हूं, r⁴ का स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो a इंटू आर कितना है 5, r⁴ कितना है 3, तो यह आ गया 3 का स्क्वायर, ये सब कुछ मिला के 45 हुआ क्या? हाँ, अगर ऐसा क्लिक नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग r का वैल्यू तो फाइंड कर ही चुके हैं, देन फाइंड a। अब और ऐसा भी कर सकते हो, AR इक्वल टू 5 है, देन A विल बी 5/R। हाँ, देन यहां पे पुट कर दो ना T10 इक्वल टू A इंटू R⁹ विल बी 5/R इंटू R⁹, सो इट विल बी 5 इंटू R⁸, और R इज 3/1/4, तो ये भी तो वैसे आएगा 5 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 45। कहीं से भी करो आंसर तो सेम ही आने वाला है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे काम कर लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ, जिसका नहीं आया वो नोट कर सकता है पहले। उल्टा सीधा क्वेश्चन ले, कितना टाइम बचा है? कैसा क्वेश्चन लो? इजी क्वेश्चन कहां से लाएंगे? इजी क्वेश्चन वो तो नहीं होता है यार, तो एक क्वेश्चन लिख लो, लेकिन चलो छोटा सा नॉर्मल सा, चलो इजी वाला। ए पी क्यू आर टर्म ऑफ GPR XYZ, a P Q and rth term, a P Q and rth term of a GP are X, Y and Z respectively. TP, TQ, TR. P, Q and rth term of a GP are X, Y, Z. Then find the value of X raised to Q minus R, Y raised to R minus P, कॉमन सेंस से बताओ Z रेस्ट टू कितना? P माइनस R, सॉरी P माइनस, हाँ Q R R P के बाद क्यों आता है? P माइनस Q ना, हाँ P माइनस Q। Then find the value of this. It can be numbers, in numbers or in terms of X, Y, Z, P, Q, R. तो कब कर रहे हो? पहले भी किया है ऐसा, मोटा ही है तो सही है, फिर आप सॉल्व कर लो। चलो मैं ट्राई करूं। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं ना, एक तो साइक्लिक पैटर्न है, वैसे तो पता ही है कि 0-1 टाइप का कुछ आंसर आने वाला है, तो कभी मार सकते हैं नॉन नेगेटिव चीज रही तो। अदरवाइज होता क्या है ना, यहाँ पे चीजों को सिमिलर टर्म्स में लेके जाते हैं तो चीजें कैंसिल आउट होती है। तो सिमिलर टर्म्स में लेके जाने का मतलब सारे टर्म्स को कुछ कॉमन टर्म्स में रिप्लेस करना है। तो इधर में P, Q और R तो दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स की वजह से आ रहा है, लेकिन X, Y, Z तो वैल्यूज है ना टर्म्स की, तो ये सब लोग GP में है। तो मैं ऐसा सपोज कर सकता हूं, लेट फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा GP का A, और कैपिटल A लेता हूं, और कॉमन रेशियो कैपिटल R लेता हूं, बिकॉज स्मॉल r तो ऑलरेडी एक जगह पे यूज हो गया ना, वो टर्म का वैल्यू है, तो मैं इसलिए कैपिटल R ले लेता हूं। तो ये TP विल बी A इंटू कैपिटल R की पावर P माइनस 1 दैट इज X ना, और दूसरा TQ विल बी A इंटू R की पावर Q माइनस 1 दैट इज Y, और फिर अगला वाला TR विल बी दैट A इंटू कैपिटल R की पावर स्मॉल r माइनस 1 दैट इज Z। ये X, Y, Z सबको ना यहां पे पुट कर दो इधर में, तो क्या होगा, वो X, Y, Z सब A और R के टर्म्स में आ जाएंगे।
तो यहां पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट x y एंड z, देन ये x की जगह पे ये सब, तो a इंटू आर की पावर p माइनस वन द होल रेस टू q माइनस आर, फिर a इंटू आर की पावर q माइनस वन की पावर r माइनस पी। ये थर्ड टर्म भी है, मैं लिख नहीं रहा हूं, चलेगा? यहां पे तो फिर भी 3 टर्म्स पे हम लोग लिख भी सकते हैं, बट ऐसे साइक्लिक प्रोडक्ट्स में ना बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं, 20-30 आ गए, तो क्या सबको लिखोगे थोड़ी ना, ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ देना है। तो अब यहां से जो भी चीजें फर्स्ट टर्म के साथ आएगी, सेम पैटर्न में बाकी टर्म्स के साथ भी आएगा। तो आपको सिर्फ एक ही टर्म सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है कंप्लीटली, बाकी सारे टर्म्स में आप आइडिया लगाओगे, पैटर्न ढूंढोगे और वही चीज फॉलो करोगे। तो मैं पहले टर्म्स को सॉल्व करता हूं, दैट इज ये वाला। तो इसमें क्या आएगा, एक की पावर, पहले तो q माइनस आर आया, और r की पावर p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, ऐसे ही है। कुछ गड़बड़ किया बेटा? हाँ, ये दोनों का पावर है, ठीक है ना? तो दूसरे वाले में भी एक का पावर क्या आ जाएगा, q माइनस पी, और r का पावर बताओ, q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, और तीसरा वाला भी है, मैं नहीं लिख रहा हूं। लेकिन अभी अगर मैं ये सबको सिंप्लीफाई करूंगा तो सेम बेस वाली चीजों के पावर्स ऐड होंगे। सो a के पावर में इधर से कितना आएगा, q माइनस आर, मतलब जो क्वेश्चन में पावर था q माइनस आर वही आया ना। सेकंड जगह से a की पावर में कितना आएगा, अब a की पावर में r माइनस किधर है, एक q है, q r होना था, तो मैंने गलती करी, चलो अच्छी बात है, तुमने सुधार दिया। ये आर माइनस पी है ना, हाँ सही बात है, आर माइनस पी आएगा। तो यहां पे क्या लिखो, प्लस आर माइनस पी। थर्ड वाले से क्या आएगा बताओ, हाँ थर्ड पावर ही आएगी ना, पी माइनस क्यू। ये समझ में आ रहा है, ये कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, क्या हो रहा है, आर आर पी पी क्यू क्यू, ए की पावर 0 कितना होता है 1। लेकिन अभी कैपिटल आर की पावर्स तो बची हुई है ना, वो भी 0 होगी, हाँ बिल्कुल होगी। पी का अगर ये वाले सारे डम्स आएंगे, चाहो तो मैं लिख देता हूं, p माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी, एंड नेक्स्ट टर्म p माइनस हो गया, q माइनस हो गया, तो r माइनस वन इंटू p माइनस क्यू, ऐसे होगा ना। और फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे तो हाँ ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट लिख दो क्या 0, सबको आया ना, कैलकुलेशन आता है ना इतना, ये सारे ब्रैकेट्स ओपन करोगे फिर से 0 ही आ जाएगा। तो ये a की पावर 0 और r की पावर 0, उसको 1 बोल देंगे, तो आंसर इज 1। किसका इसका आ गया था 1, हाथ ऊपर करें। ओके, जिसका नहीं आया था अभी कुछ डाउट है, नहीं कोई डाउट नहीं है ना, चलो तो आगे बढ़े। अबे आ गया ना तुम्हारा, हाँ चलो लिख लो। अब तुम लिखते लिखते पूरा टाइम खत्म कर दोगे।